नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी त्रिपाठी अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें हम लोगों ने देखा था क्षत्रिय राज्य पंजाब व मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब, गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। और आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखते हैं इस पे कितने क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। और इस क्वेश्चन के जस्ट बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति। वीडियो होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, अतः आप मेरे वीडियो पे बने रहें। अगर आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स या बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो ये मेरा चैनल है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है। आप सही चैनल पे आए हुए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नोट्स को न पढ़ते हुए हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जो प्रश्न कोश है उसमें है पहला, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? ए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, केवल एक या बी केवल एक और दो। चलते हैं अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन में क्या है? सी में है केवल दो और तीन, और डी ऑप्शन है एक, दो और तीन। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2011 का। देखते हैं इसका बी हमारा आंसर होगा। एक बार व्याख्या को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों होम चार्ज से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय। वर्ष 1919 तक भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, बाहर के भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। अतः विकल्प हमारा जो है बी अभिष्ट उत्तर सही है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए। सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। देखिए इसका सही आंसर हमारा ए, हमारा सही आंसर हुआ भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था ए, भारी उद्योगों का अभाव। बी, विदेशी पूंजी की कमी। सी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। सही आंसर हमारा डी, हमारा सही आंसर होगा
ठीक, धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए बेल्जली, बी वारन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डफरिन। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सी अपना सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेल्जली। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ए जमींदारों से, बी किसानों से, सी मजदूरों से, डी व्यापारियों से। सही आंसर हमारा ए हमारा जमींदारों से सही आंसर है। चलते हैं 7वें नंबर पे। यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, जमींदारों के साथ सही आंसर है। चलते हैं अब 8वें क्वेश्चन के तरफ। मेरे द्वारा लाई गई क्वेश्चन आपको कैसी लग रही है आप एक बार जो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बनी है और आपके लिए वीडियो लाई गई है। और इस वीडियो में देखेंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी टीचर्स या बीपीएससी के किसी एग्जाम, यूपीएससी के किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे और जाते भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ए लॉर्ड जॉनसोर, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर हमारा सी हमारा सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सही आंसर है। चलते हैं 9 नंबर की तरफ। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1787, 1789, 1790 या 1793। सही आंसर क्या होने वाला है तो डी अपना सही आंसर होगा, 1793। चलते हैं 10 नंबर की तरफ। यहाँ पे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानता इसके कारण कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, डी उपयुक्त ए बी सी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलते हैं देखते हैं डी हमारा सही बता रहा है। यहाँ पर लिख रहा है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि चारगाह प्रति आधि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विविध वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि अभिष्ट विकल्प डी होगा। अब यहाँ पे है 11 नंबर का क्वेश्चन है, चीर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, और सी देखते हैं सी में क्या है। सी में है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, डी खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। देखते हैं सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी वो अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में
पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेट अधिनियम पारित पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। बी, जमींदारों के लिए जमीन एवं वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बी, सी जो है भू राजस्व का राजस्व निर्माण निर्णय करना। डी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। देखते हैं निर्मूलन। सही आंसर क्या है, तो सी हमारा सही आंसर है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलते हैं नेक्स्ट, बीपीएससी का क्वेश्चन 2008 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बीपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885, बी 1886, सी 1889, डी 1900। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। चलते हैं 14 नंबर के तरफ। वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उस पर वीडियो लाने में कोई दिक्कत न हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था। ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी, दूसरा अलेक्जेंडर रीड। तीसरा टॉमस मुनरो। देखिए केवल लिखा है एक के, बी में केवल 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 1, 2 और 3। सही आंसर क्या होने वाला है, तो सी अपना सही आंसर होगा, केवल 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। ए, बंगाल तथा मद्रास में। बी, मद्रास तथा पंजाब में। सी, मद्रास तथा बंगाल में। डी, पंजाब तथा बंगाल में। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, बंगाल तथा मद्रास में सही आंसर है। चलते हैं 16 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ए, अस्थायी बंदोबस्त। बी, महालवाड़ी बंदोबस्त। सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, सी हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 17 नंबर के तरफ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही हो कृपया एक बार आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे है 17 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह सब प्रचलित था। ए, उत्तरी भारत में। बी, पूर्वी भारत में। सी, पश्चिमी भारत में। डी, दक्षिणी भारत में। सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। सही आंसर हमारा सी और डी हमारा सही आंसर होगा, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। चलते हैं नेक्स्ट, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा। ए, मेलकाम। बी, मेटकाफ। सी, मुनरो और डी, एल्फिस्टन। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर होगा, मुनरो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 19 नंबर के तरफ। यहाँ पे है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ए, टॉमस मुनरो। बी, मार्टिन वार्ड। सी, कार्नवालिस। डी, लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, टॉमस मुनरो सही आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ए, बंगाल प्रेसिडेंसी। बी, मद्रास प्रेसिडेंसी। सी, बम्बई प्रेसिडेंसी। डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर जो हमारा है वह
डी हमारा सही आंसर होगा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। चलते हैं 21 नंबर की तरफ। यहाँ पे है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी आगरा में, सी बम्बई प्रेसिडेंसी में, डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं, अब चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल एक और दो, सी एक दो और तीन, डी कोई भी नहीं। देखते हैं सही आंसर जो है इसका हमारा सी हमारा सही आंसर होगा, एक दो और तीन सही आंसर है। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार इस प्रकार है। देखिए, ऑप्शन क्या है, एक दो और तीन। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए जमींदारी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, सी महालवाड़ी प्रथा, डी दसाला प्रथा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। सही आंसर इसका हमारा जो है वह हमारा बी हमारा रैयतवाड़ी प्रथा हमारा सही आंसर है। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत से अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, कूट क्या दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कूट कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर जो हमारा है वो हमारा ए हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए 1850, बी 1895, सी 1900, डी 1905। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा सी आंसर होगा, 1900 सही आंसर है। चलते हैं 26 नंबर के तरफ। यहाँ पे है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1835 में, बी 1837 में, सी 1839 में, डी 1841 में। सही आंसर क्या होगा? सी हमारा 1839 सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक, सूची दो। एक कह रहा है कि जजमानी उत्तर भारत, बी कह रहा है बारह बलूट, दूसरा कर्नाटक, सी मिरासी, तीसरा महाराष्ट्र, डी अडाडे, चौथा तमिलनाडु। कूट में दिया है
ए का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। बी में बी ऑप्शन है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। और सी ऑप्शन है, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। और डी ऑप्शन है, ए का पहला, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का दूसरा। सीधा व्याख्या को देख लेते हैं क्या है। देखिए, सूची और एक और सूची दो इस प्रकार सही सुमेलन इस प्रकार है। जजमानी उत्तर भारत, बारह बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। चलते हैं अब। यूपीएससी यूपीपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजिका में इस पुत्र का विकल्प बी दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, इस प्रकार जो क्या है सुमिलित अपना सही आंसर है। चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ए 40%, बी 45%, सी 50%, डी 55%। सही आंसर क्या है? तो ए अपना सही आंसर है, 40% सही आंसर है। चलते हैं 29 नंबर के तरफ। 29 नंबर का क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? ए देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। बी भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलना था। तीसरा, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और डी डी चलते हैं। डी डी आपका कह रहा है, भारत में ब्रिटिश शासन का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन पर दिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। देखते हैं सही आंसर हमारा जो है वह हमारा बी हमारा सही आंसर है। धन के बहिर्गम या अफवाह की राष्ट्रीय परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, प्रॉपर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, निम्न में से किसने निकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा ए जो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए एम एन राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा? तो डी अपना सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी सही आंसर है। चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, ए ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कथन आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कूट में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। अब चलते हैं डी ऑप्शन के तरफ। डी कह रहा है कि ए गलत है पर आर सही है। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति
देखते हैं क्वेश्चन में डाउट हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोबारा। हाँ, नीचे निम्नलिखितों में विचार किए था, उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और कथन आर का धन की निकासी था स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। कूट दिया है ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। इसका जो आंसर क्या है तो देखते हैं ऊपर। तो इसका जो उत्तर दिखा रहा है वो हमारा ए हमारा सही आंसर है। बहिर्गमन अथवा निकासी के राष्ट्रवादी परिभाषा तात्पर्य भारत से धन संपत्ति माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इससे समतुल्य कोई भी आर्थिक वाणिज्यिक बदलाव नहीं था। ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड को भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उप परिसाधनों के लिए लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज और खनिज उद्योग, कोयला एवं सोना एवं वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा और वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई भी स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। इसे भारत की निर्धरता का मुख्य कारण बताया गया। अतः स्पष्ट है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सी आर सी दत्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। देखते हैं सही आंसर हमारा जो है डी हमारा सही आंसर होने वाला है, एक, दो और तीन। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। ठीक, ये थे भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। चलते हैं नेक्स्ट 34 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और जो हमारे तरफ से ये समान अध्ययन लेके आया गया है उसमें आपको कैसे कि किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप एक बार जरूर हमें बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप वैसे ही प्राप्त कर सकें जैसा कि आप चाहते हैं। देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आर सी दत्त, सी एम जी रानाडे, डी सर सैयद अहमद खान। सही आंसर जो है हमारा डी हमारा सर सैयद अहमद खान हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई? 1900, बी 1901, सी 1902 या डी 1903। सही आंसर हमारा जो है वह बी हमारा 1901 हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, पावर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए अमृत कुमार सेन, बी रमेश चंद्र दत्त, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा? तो डी हमारा दादा भाई नौरोजी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों,
अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो एक बार जो है बेल आइकन को जरूर ही दबा दें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वह आपका 1857 से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे बनने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरूजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ए उदारवादी दल, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल, डी साम्यवादी दल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। देखिए सही आंसर हमारा ए, हमारा सही आंसर होगा उदारवादी दल, सही आंसर है। चलते हैं 38 नंबर के तरफ। यहाँ पे ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नेहरू। सही आंसर क्या है? तो डी अपना दादा भाई नेहरू सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है अनऔद्योगिक अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, एक जो है यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए कूट से सही आंसर चुनिए, केवल एक। बी कह रहा है केवल दूसरा, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है नौ तो एक नौ तो दूसरा। देखते हैं, तो सी हमारा सही आंसर है, एक और दो दोनों सही आंसर है। चलते देखिए, भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1883 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति के विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। चलते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेहरूजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन देन थी कि? पहला, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा ऑप्शन क्या है, देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, सी एक दो और तीन। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो देखते हैं। ये हमारा सही आंसर होगा, केवल एक हमारा सही आंसर होगा। दादा भाई नेहरूजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसे परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। चलते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, किसने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ए बीजी तिलक, डी बी दादा भाई नेहरूजी, सी कार्ल मार्क्स। सही आंसर क्या है? तो इसी हमारा सही आंसर है, कार्ल मार्क्स हमारा सही आंसर है। कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए सर आर्थर कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन, और डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। सही आंसर क्या है? तो ये हमारा सर आर्थर कॉटन हमारा सही आंसर है। ठीक है, सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्थाएं उल्लेखनीय कार्य किए, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 43 नंबर कह रहा है कि भारत में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बी बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तीसरा मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। चलते हैं अन्य ऑप्शन के तरफ।
देखिए कह रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे है, ए में है केवल एक और दो, बी में है एक दो केवल दो और तीन, और सी में है केवल तीसरा, और डी में है एक दो और तीन। देखते हैं सही आंसर हमारा बी हमारा सही आंसर होगा, दो और तीन सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे औरंग फ्रांसी का शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। ज्ञातव्य है कि औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। विनयान पारंपरिक वाणिज्य समुदाय के व्यापारिक थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकारी होता है। रैयत वाली प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राजस्व का एकलौता नामित राजस्वदाता माना गया है। अतः विकल्प जो है हमारा बी हमारा सही आंसर है। चलते हैं 44 नंबर के तरफ। यहाँ पे आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ए भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, बी भारतीयों में स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, सी भारतीय कृषक का वाणिज्यीकरण, डी नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देखते हैं सही आंसर हमारा सी हमारा सही आंसर है, भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण हमारा सही आंसर है। पैंतालीस नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कदम औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, बी भारत में वस्त्र उद्योग के मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, सी देश में अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए हमारा सही आंसर होगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। देखिए अब है जो कल का वीडियो आने वाला है वो होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम एक बार देखेंगे क्योंकि कि कल का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। 1857 की क्रांति को जानने से पहले हम थोड़ा सा नोट्स भी कल पढ़ेंगे और उसके बाद से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को वहाँ पे टच भी करेंगे। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो एक बार जो है आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।